नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं लेकर आए हैं, जिसमें दूसरी घटना देखना मत भूलिएगा, जिसमें आप जानेंगे किस तरह से एक साधारण डिलीवरी बॉय ने 66 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा राज्य हिलकर रह गया था। और आज की पहली कहानी है लापता हुए एक पुलिस वाले की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली घटना। साल 2006 में लखनऊ शहर में ही एक पुलिस स्टेशन आता है, कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन। इसी कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर रूप नारायण अचानक गायब हो गए। उनका घर लखनऊ में ही था। 16 अक्टूबर की शाम अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वह रोज की तरह थाने से निकलकर अपने घर चले गए। अगले दिन उन्हें सुबह वापस ड्यूटी पर आना था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचे। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, लेकिन रूप नारायण का कोई पता नहीं चला। सहकर्मियों को चिंता होने लगी तो उन्होंने उन्हें फोन करना शुरू किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी किसी तरह का जवाब नहीं मिला। 4-5 दिन गुजर गए, लेकिन इंस्पेक्टर रूप नारायण का कोई सुराग नहीं मिला। एक पुलिस वाले का यूं अचानक ड्यूटी से गायब हो जाना किसी बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा था। उनकी अचानक गैर मौजूदगी ने पूरे थाने में हड़कंप मचा दिया था। रूप नारायण के अचानक गायब होने के बाद अफसरों ने उनकी तलाश तेजी से शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि उनके लखनऊ में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है जिससे उनकी तलाश में मदद मिल सके। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उनके घर से ही जांच शुरू करने का फैसला किया। कृष्णा नगर थाने से एक पुलिस टीम इंस्पेक्टर रूप नारायण के घर पहुंची। जब पुलिस टीम घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। घर में ताला लगा देखकर पुलिस को और भी शक हुआ। पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने भी उन्हें 4 दिनों से नहीं देखा था। किसी को पता ही नहीं था कि रूप नारायण कहाँ हैं या उनकी कोई खबर है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगने लगा, इसलिए कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर घर का ताला तोड़ा गया और पुलिस टीम भीतर दाखिल हुई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब माहौल का सामना करना पड़ा। मुख्य दरवाजे पर ताला था, लेकिन घर के बाकी सभी दरवाजे और कमरे खुले हुए थे, जैसे किसी ने वहां से जल्दबाजी में निकलने की कोशिश की हो। बेडरूम का दृश्य और भी अजीब था। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने पूरी तरह से घर की तलाशी ली हो। खासकर ड्राइंग रूम में एक टेबल पर शराब की बोतल पड़ी थी, जिसमें थोड़ी बहुत शराब बची हुई थी। साथ में 4-5 ग्लास भी थे, जिनमें कुछ गिरे हुए थे। इन ग्लासों को देखकर अंदाजा हुआ कि उनमें शराब और कोल्ड ड्रिंक दोनों का इस्तेमाल हुआ था और शायद कई घंटे या दिनों पहले इनका इस्तेमाल किया गया था। बेडरूम की तलाशी लेते हुए पुलिस को और भी चौंकाने वाले संकेत मिले। कमरे में महिलाओं के कपड़े बिखरे पड़े थे। ये बात पुलिस के लिए आश्चर्यजनक थी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रूप नारायण अकेले रहते थे। ऐसे में इन महिलाओं के कपड़ों का वहां होना कई सवाल खड़े कर रहा था। इन बिखरे हुए कपड़ों, खाली गिलासों और अस्त व्यस्त सामान से साफ था कि हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो सामान्य नहीं था। पुलिस को यह मामला काफी उलझा हुआ लगने लगा था। रूप नारायण ने अपनी निजी जिंदगी या परिवार के बारे में कभी अपने सहकर्मियों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी, इसलिए उनके करीबियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को आखिरकार पता चलता है कि रूप नारायण की एक पत्नी भी है। पुलिस जब उनकी पत्नी के पास पहुंचती है तो रूप नारायण की पत्नी ने बताया कि शादी के बाद से ही उनके रिश्ते में खटास आ गई थी और पिछले कई सालों से वे दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था और वह लखनऊ से बाहर किसी और शहर में रहती थी। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन झगड़ों और दूरियों के कारण उनकी पत्नी का ही इसमें हाथ तो नहीं, लेकिन गहन पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे रूप नारायण के गायब होने में उनकी पत्नी का हाथ साबित हो सके। हालांकि इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग हाथ लगा, जो मामले को एक नई दिशा में ले जाने वाला था। सब इंस्पेक्टर रूप नारायण की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, जिसका नाम किरण था। रूप नारायण और किरण की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती गईं और इतना ही नहीं, किरण लखनऊ स्थित उनके घर में भी आने जाने लगी थी। कई बार वह वहीं ठहर भी जाती थी। इसी वजह से रूप नारायण और उनकी पत्नी के बीच झगड़े बढ़े और अंततः दोनों अलग हो गए। ये जानकारी पुलिस के लिए अहम थी, लेकिन एक समस्या ये थी कि किरण के बारे में जानकारी अधूरी थी। पुलिस को उसकी पूरी पहचान या अन्य जानकारी नहीं थी। जांच में पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किरण नाम की कोई लड़की भी लापता तो नहीं है। सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों और कंट्रोल रूम में किरण नाम की किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट ढूंढी गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इससे पुलिस उलझन में पड़ गई। बेडरूम में महिलाओं के कपड़े देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह किरण के हो सकते हैं, लेकिन इसके ठोस सबूत नहीं थे। रूपनारायण की पत्नी ने किरण का पूरा नाम, पता या पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं दी थी, जिससे मामले को सुलझाना मुश्किल हो रहा था। अब तक ना तो सब इंस्पेक्टर का कोई सुराग मिल रहा था और ना ही किरण का।
पुलिस ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि दोनों एक साथ गायब हुए हैं या अलग अलग। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग या क्लू नहीं था जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझा सके। पुलिस ने रूपनारायण की पत्नी का मोबाइल सर्विलांस पर लगाने के बाद भी कोई सुराग नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने लखनऊ में उनके परिचितों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी करीबी दोस्त का कोई पता नहीं चला। हर बीतते दिन के साथ मामले की उलझन बढ़ती जा रही थी, जबकि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण अब भी लापता थे। जांच के दौरान एक दिन पुलिस को पता चला कि लखनऊ का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश कक्कू दुबे सब इंस्पेक्टर रूपनारायण का जानकार था। पुलिस और अपराधियों के बीच इस तरह की जान पहचान असामान्य नहीं थी, क्योंकि कई बार पुलिस वाले क्रिमिनल्स को मुखबिर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपराधों पर नजर रखी जा सके या किसी बड़े अपराधी तक पहुंचा जा सके। कक्कू दुबे के बारे में जानने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर निकलवाने का फैसला किया। अब पुलिस का फोकस इस बात पर था कि क्या कक्कू दुबे के जरिए कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो रूपनारायण के गायब होने के रहस्य को सुलझा सके। जैसे ही पुलिस को पता चला कि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण के मोबाइल नंबर से कक्कू दुबे को कॉल किए जा रहे हैं, वह तुरंत सतर्क हो गई। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि रूपनारायण का मोबाइल तब से स्विच ऑफ दिखा रहा था जब से वह गायब हुए थे, लेकिन सर्विलांस पर पाया गया कि उसी नंबर से कक्कू को बार बार कॉल किए जा रहे थे। ये जानकर पुलिस ने कक्कू दुबे को हिरासत में लेने का फैसला किया। कक्कू से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने पूरी योजना बनाई ताकि रूपनारायण के गायब होने की गुत्थी सुलझाई जा सके। उन्हें शक था कि कक्कू के पास रूपनारायण के लापता होने से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो सकती है। कक्कू को हिरासत में लेते ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने कई बातें घुमाई और सीधे जवाब देने से बचता रहा, लेकिन पुलिस का शक बढ़ता ही जा रहा था। लगातार पूछताछ और दबाव के बाद आखिरकार कक्कू टूट गया और उसने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर रूपनारायण और कक्कू दुबे की दोस्ती करीब 10 साल पुरानी थी, जो उनके पुलिस में आने से पहले की थी। बाद में जब रूपनारायण पुलिस फोर्स में शामिल हुए और लखनऊ में पोस्टिंग हुई, तब कक्कू भी लखनऊ में ही था और अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उनकी दोस्ती की वजह से कक्कू कई बार रूपनारायण की मदद करता था, जैसे शराब और दूसरी चीजों का इंतजाम करना। रूपनारायण की जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसका नाम किरण था। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि किरण अक्सर रूपनारायण के घर रहने भी आ जाती थी। 16 अक्टूबर 2006 की रात सब इंस्पेक्टर रूपनारायण ने कक्कू को अपने घर बुलाया और कहा कि शराब की बोतल लेकर आओ, पार्टी करेंगे। कक्कू अपने 4 दोस्तों साबिर, रॉबिन, रिंकू, लाला और पुनीत के साथ शराब और बाकी सामान लेकर रात करीब 11:30 बजे रूपनारायण के घर पहुंचा। उस वक्त रूपनारायण ड्यूटी से लौटे ही थे और किरण भी घर पर मौजूद थी। सभी ने मिलकर शराब पीना शुरू किया और धीरे धीरे सब नशे में चूर हो गए। नशे की हालत में कक्कू और उसके दोस्तों की नीयत किरण को लेकर खराब हो गई। रूपनारायण भी पूरी तरह नशे में था और किसी बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अचानक रूपनारायण के फोन पर एक जरूरी कॉल आ गई, जिसे लेने के लिए वह कमरे से बाहर चला गया। कॉल लंबी खींचने लगी और रूपनारायण घर के बाहर जाकर बात करने लगा। इस बीच घर के अंदर कक्कू और उसके दोस्त किरण को अकेला पाकर उस पर बुरी नजर डालने लगे। नशे में धुत कक्कू और उसके साथियों ने किरण को धमकाना शुरू किया और उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ समय बाद जब रूपनारायण घर में वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों ने किरण के साथ घिनौना अपराध कर दिया था। ये सब देखकर रूपनारायण को गुस्सा और घबराहट दोनों होने लगी, क्योंकि वह समझ गया कि किरण ये सब किसी को बता सकती है, जिससे वह भी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कक्कू और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। वे सभी रूपनारायण को दबोच लेते हैं और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। नशे में कमजोर हो चुके रूपनारायण को मारने के बाद वे सभी उसकी गर्लफ्रेंड किरण का भी गला घोंटकर कत्ल कर देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। गला घोंटकर रूपनारायण और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद कक्कू और उसके दोस्तों का नशा थोड़ा कम होता है और वे समझ पाते हैं कि उन्होंने जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद वे घर के सामान को अस्त व्यस्त करते हैं, जिसमें 1,35,000 नकद, 2 मोबाइल फोन, सोने की चेन और अंगूठियां और सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल शामिल थी। ये सभी चीजें वे अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर रात होने का इंतजार करते हैं और जब रात होती है तो वे दोनों लाशों को उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं। इसके बाद वे लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जाते हैं और इंदिरा नहर के पास खुरदी बाजार के सुनसान इलाके में इन दोनों की लाशों को फेंक देते हैं। लाशें फेंकने के बाद वे अपने अपने ठिकानों पर लौट जाते हैं। यह मामला पुलिस के लिए एक चुनौती था, क्योंकि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन तफ्तीश और जांच के बाद सच्चाई सामने आई और आरोपी पकड़ में आ गए। आज की दूसरी घटना पश्चिम बंगाल से है, जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से एक डिलीवरी बॉय 1, 2 नहीं बल्कि 66 महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाता है।
तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल का एक जिला है हावड़ा। इसी जिले के चंदन नगर कमिश्नरेट में एक जगह है जिसका नाम है चिन्हटपुर। यहाँ की एक महिला बहुत परेशान थी। वह अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पा रही थी। परेशानी ज्यादा बढ़ने के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और नजदीकी पुलिस स्टेशन में गई। वहां जाकर उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई उस पर पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह महिला भले ही अच्छे घर की है लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर किया था। जब वह केक का ऑर्डर कर रही थी उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। उसने जो डिजाइन गूगल पर देखा था वैसा ही केक ऑर्डर किया था। वैसा ही केक घर पर आ जाता है। जब केक घर पर आता है उसने अभी केक को नहीं देखा था। जो डिलीवरी बॉय घर में आया था वह महिला की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। वह कहता है, मैडम हमारी कंपनी बहुत नामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें तो अगले दिन जब कॉल आएगी तो आप उसे फीडबैक दें। थोड़ा अच्छा फीडबैक दीजिएगा। गरीब आदमी हूँ, अगर अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में अच्छा संदेश जाएगा और मेरी तरक्की के चांसेस ज्यादा होंगे। विशाल ने कहा, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वह अपना नंबर भी देता है और साथ में मैडम का भी नंबर ले लेता है। लगभग एक सप्ताह गुजर जाता है और एक दिन महिला के पास फोन आता है जब वह रसोई में खाना बना रही थी। फोन पर व्यक्ति नमस्ते करता है और कहता है, मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते जो आपने केक मंगाया था उस कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। वास्तव में डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का नहीं था बल्कि वह केक एक नजदीकी अच्छी दुकान से लाया गया था। महिला ने पूछा, बताए मुझे क्या करना होगा। विशाल ने कहा, मैडम दास साहब से फीडबैक के लिए कहा गया है कि उस दिन कैसा था। महिला तारीफ करने लगती है और कहती है कि वह दिन बहुत अच्छा था। तभी विशाल कहता है, मैडम सुनिए मेरी बात, दरअसल आपको ये फीडबैक वीडियो कॉल पर देना है। जितनी अच्छी बातें कर सकती हैं उतनी अच्छी बातें कर दीजिएगा। महिला ने अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल पर वैसे ही बात की जैसे उसे बताया गया था। कॉल के बाद महिला के मोबाइल में एक आपत्तिजनक वीडियो आई जिसमें वह पूरी नग्न दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह वीडियो किसी और की नहीं बल्कि उस बड़े घर की महिला की थी जिसने केक मंगाया था। महिला इस समस्या को किसी से बयान नहीं कर पा रही थी। जिस नंबर से वीडियो आई थी वह नंबर भी स्विच ऑफ था। अब उस पर ना तो वीडियो कॉल हो रही थी ना सामान्य कॉल। महिला परेशान हो जाती है और लगातार कॉल करने की कोशिश करती है। उसने 20, 30, 40 बार कॉल की लेकिन फोन बंद था। जैसे ही फोन खुलता है सामने वाले को पता चल जाता है कि कितनी कॉल की गई है। एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि एक नंबर से इतनी सारी कॉल की गई है। इसके बाद विशाल महिला को अपने नए नंबर से कॉल करता है। विशाल कहता है, मैडम आपके पास किसी का फोन आया था क्या। महिला कहती है, हाँ मुझे फोन आया था। फिर विशाल कहता है, मेरे पास आपका एक वीडियो आया है। महिला परेशान हो जाती है। इसके बाद विशाल कहता है, मेरे पास यह वीडियो है और मैं इसे YouTube पर अपलोड करने वाला हूँ। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। महिला परेशान हो जाती है और परेशान होकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है। महिला ने कहा, भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, मैं फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। विशाल ने कहा, ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो मैं कॉल करूंगा और हम तुमसे मिलकर बात करेंगे। महिला जब अकेली होती है 1-2 दिन बाद फिर विशाल को घर बुलाती है। विशाल अपने एक दोस्त सुमन मंडल के साथ आता है जो कि एक पेंटर होता है। वे दोनों महिला के घर जाते हैं और महिला से कहते हैं, ठीक है वीडियो हमारे पास है लेकिन कॉल करने वाला कोई और था जिसका नाम सुमन है। वे बड़े आराम से महिला के पास बैठते हैं और उसे चाय बनाने को कहते हैं। इसके बाद वे महिला को मजबूर करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनकी तसल्ली हो जाती है तब वे वहां से चले जाते हैं। महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी कि जो वीडियो उसे भेजी गई थी वह किसी ऐप के माध्यम से तैयार की गई नकली वीडियो थी, असली वीडियो नहीं थी। क्योंकि उसने सिर्फ वीडियो कॉल की थी, उसी से उसका फोटोग्राफ निकाला गया था और फिर एक नई वीडियो तैयार की गई थी। जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तब उन्होंने असली वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। एक बार फिर से वही वीडियो महिला को भेजी जाती है और महिला के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसकी जिंदगी में और कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब तक उसके पास जो असली वीडियो थी अब वह भी उनके पास थी। इसके बाद पैसे की मांग शुरू हो जाती है।
कभी पैसे, कभी ज्वेलरी और कभी उसके शरीर की मांग की जाने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2-2.5 महीने तक लगातार उसके साथ ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार फरवरी 2021 में महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन गई और पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाई। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे और इसे झूठी और मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। महिला बार बार अनुरोध कर रही थी और कह रही थी कि जिस नंबर से उसके पास कॉल आया था वह नंबर वही है। उसने कहा कि डिलीवरी बॉय का नंबर भी उसके पास है, आप उससे बात कर सकते हैं। पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को एक जगह दबिश दी। वह एक तंग जगह थी जिसका नाम त्रिकोण पार्क था। इस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अधिकारियों से बातचीत की और वहां पहुंची। वहां विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत कर रही थी और ये दूसरी महिला के साथ कमरे में था। पुलिस विशाल को पकड़ कर ले आए। उस महिला को जो कमरे में थी छोड़ दिया गया क्योंकि उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से आई थी। इसके बाद पुलिस ने उस पहले वाली बड़े घर की महिला का आमना सामना विशाल से कराया। विशाल ने उल्टे महिला पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह महिला झूठ बोल रही है और अपने घर वालों की गैर मौजूदगी में मुझे बुलाकर गलत काम कराती थी। महिला और परेशान हो गई। पुलिस ने जब विशाल का मोबाइल चेक किया तो उसमें 31 वीडियो मिली जिनमें फीडबैक के नाम पर महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई थी। इसके अलावा 25 वीडियो साफ सुथरी थी जिनमें महिलाओं के चेहरे थे और उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो में तो एक महिला का गन पॉइंट पर रेप किया जा रहा था। कई वीडियो ऐसी भी थीं जिनमें महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। इन सबूतों को देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि महिला की कहानी सही और सच्ची है। विशाल वर्मा झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही विशाल के दोस्त सुमन मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो पता चला कि कुल 66 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। इन ऑर्डर को घर पहुंचाने वाला विशाल एक नामी कंपनी के लिए काम करता था। पुलिस हैरान रह गई और इन 66 महिलाओं के पास भी पहुंच गई। कई महिलाएं इस मामले के बारे में बताने से साफ इनकार कर रही थीं। कुछ महिलाएं बात करने को तैयार हो गईं, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने को लेकर संकोच कर रही थीं। यदि महिला ने पहले ही सही समय पर रिपोर्ट दर्ज करवाई होती तो 65 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना कृत्य नहीं हुआ होता। लेकिन महिला ने थाने जाकर अपनी पूरी आपबीती बयान की, तब जाकर चैन मिला। इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में वे किसी महिला के साथ ऐसा न कर सके। पुलिस पूछताछ के दौरान विशाल और सुमन ने बताया कि जब वे किसी के घर जाते थे तो ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। वे लालच देकर कहते थे कि अगर सही फीडबैक दिया तो अगले बार के ऑर्डर पर 20 से 50% तक की छूट देंगे। महिलाओं की लालच का फायदा उठाकर वे उन्हें निशाना बनाते थे। खासकर वे उन महिलाओं को टारगेट करते थे जो अधिक सुंदर, लालची और अमीर होती थीं। इस तरह 66 महिलाओं की संख्या तक पहुंच गई और पूरी कहानी सामने आई। दोस्तों, आजकल अपराध के तरीके बदल चुके हैं। ये कहानी पश्चिम बंगाल की है, लेकिन इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश में हो रही हैं। साइबर क्राइम अब पूरी तरह से बढ़ चुका है, जिससे लोगों का शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे अपराधों से और भी महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।